हेलो गाइस, वेलकम टू मिशन स्टडी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम जुलाई 2018 का पेपर डिस्कस करेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट वीडियो। पहला क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षण की प्रभावोत्पादकता से अत्यंत रूप से संबंधित है? ऑप्शन 1, अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव। ऑप्शन 2, अधिगमकर्ता के अभिभावकों का शैक्षिक प्रस्तर। ऑप्शन 3, अधिगमकर्ता के साथी समूह है। ऑप्शन 4, परिवार का आकार जिसका अधिगमकर्ता एक अंग है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव। क्वेश्चन पूछा गया था, अधिगमकर्ता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं शिक्षण की प्रभावोत्पादकता से अत्यंत रूप से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव, जो शिक्षण की प्रभावोत्पादकता से अत्यंत रूप से संबंधित है। डायरेक्ट 7वां क्वेश्चन है, क्रियाकलापों के निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा समुच्चय क्रियात्मक शोध रणनीति की चक्रीय प्रकृति को इंगित करता है? ऑप्शन 1, गहन चिंतन करना, प्रेक्षण करना, नियोजन, क्रियान्वित। ऑप्शन 2 है प्रेक्षण करना, क्रियान्वित, गहन चिंतन, नियोजन। ऑप्शन 3 है क्रियान्वित, नियोजन, प्रेक्षण करना, गहन चिंतन करना। ऑप्शन 4 है नियोजन, क्रियान्वित, प्रेक्षण करना, गहन चिंतन करना। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, नियोजन, क्रियान्वित, प्रेक्षण करना तथा गहन चिंतन करना। क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रियाकलापों के निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा समुच्चय क्रियात्मक शोध रणनीति की चक्रीय प्रकृति को इंगित करता है? अब जो क्रियात्मक शोध रणनीति की जो चक्रीय प्रकृति है उसको नियोजन, क्रियान्वित करना, प्रेक्षण करना, गहन चिंतन करना आदि जो है वो इंगित करता है। 8वां क्वेश्चन है, शोध पदों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम वैज्ञानिक विधि के निकटस्थ है? ऑप्शन 1 है समस्या का प्रस्तावित समाधान, समाधान के परिणामों को निगमित करना, समस्या की स्थिति को अनुभूत करना, कठिनाइयों की पहचान और समाधान का परीक्षण। ऑप्शन 2 है समस्या की स्थिति को अनुभूत करना, वास्तविक समस्या की पहचान और उसकी परिभाषा परिकल्पना करना, प्रस्तावित समाधान के परिणामों को निगमित करना और परिकल्पना का कार्य रूपों में परीक्षण। ऑप्शन 3 है समस्या को परिभाषित करना, समस्या के कारणों की पहचान करना, समग्र को परिभाषित करना, प्रतिदर्श का चयन, आंकड़ों का संग्रहण और परिणामों का विश्लेषण करना। ऑप्शन 4 है कारण मूलक कारकों की पहचान करना, समस्या को परिभाषित करना, परिकल्पना बनाना, प्रतिदर्श का चयन, आंकड़ों का संग्रहण और सामान्यीकरण तथा निष्कर्षों पर पहुंचना। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, समस्या की स्थिति को अनुभूत करना, वास्तविक समस्या की पहचान और उसकी परिभाषा परिकल्पना करना, प्रस्तावित समाधान के परिणामों को निगमित करना और परिकल्पना का कार्य रूप में परीक्षण। क्वेश्चन पूछा गया था कि शोध पदों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम वैज्ञानिक विधि के निकटस्थ है? शोध पदों का कौन सा जो क्रम वैज्ञानिक विधि के निकटस्थ है? तो शोध पदों का वह क्रम है समस्या की स्थिति को अनुभूत करना, वास्तविक समस्या की पहचान और उसकी परिभाषा परिकल्पना करना, प्रस्तावित समाधान के परिणामों को निगमित करना और परिकल्पना का कार्य रूप में परीक्षण। 9वां क्वेश्चन है, शोध नैतिकता की समस्या शोध क्रियाकलापों के किस पहलू से संबंधित है? ऑप्शन 1, शोध प्रबंध के निर्धारित प्रारूप के अनुसरण से। ऑप्शन 2 है गुणात्मक या मात्रात्मक तकनीकों के माध्यम से, आंकड़ों के विश्लेषण से। ऑप्शन 3 है शोध के समग्र को परिभाषित करने से। ऑप्शन 4 है साक्ष्य आधारित शोध रिपोर्टिंग से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, साक्ष्य आधारित शोध रिपोर्टिंग से।
क्वेश्चन पूछा गया था कि शोध नैतिकता की समस्या शोध क्रियाकलापों के किस पहलू से संबंधित है। तो शोध नैतिकता की जो समस्या है वो शोध क्रियाकलापों के साक्ष्य आधारित शोध रिपोर्टिंग से संबंधित है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप में सृजनशील और समीक्षात्मक चिंतन के संपोषण की अधिक क्षमता है। ऑप्शन 1 शोध सारांश को तैयार करना। ऑप्शन 2 है संगोष्ठी में शोध लेख को प्रस्तुत करना। ऑप्शन 3 है शोध सम्मेलन में भागीदारी। ऑप्शन 4 है कार्यशाला में भागीदारी। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 शोध सम्मेलन में भागीदारी। क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप में सृजनशील और समीक्षात्मक चिंतन के संपोषण की अधिक क्षमता है। तो क्रियाकलाप में जो सृजनशील और समीक्षात्मक चिंतन की जो संपोषण की जो अधिक क्षमता है वो शोध सम्मेलन में भागीदारी से ही सुनिश्चित होगी। 16वां क्वेश्चन है, कक्षागत संप्रेषण में कुछ उद्दीपकों को स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के बीच विभेदन किसका आधार है। ऑप्शन 1 है निष्पादन की चयनात्मक अपेक्षा। ऑप्शन 2 है साक्षी समूह के साथ चयनात्मक संबद्धता। ऑप्शन 3 है चयनात्मक ध्यान। ऑप्शन 4 है चयनात्मक नैतिकता। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 चयनात्मक ध्यान। क्वेश्चन पूछा गया था, कक्षागत संप्रेषण में कुछ उद्दीपकों को स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के बीच विभेदन का किसका आधार है। ऑप्शन 3 चयनात्मक ध्यान। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आगमनात्मक तर्क में पूर्व कल्पित है। ऑप्शन 1 सर्वसम्मति का नियम। ऑप्शन 2 प्रकृति में अपरिवर्तनीयता। ऑप्शन 3 प्रकृति में सामंजस्य। ऑप्शन 4 प्रकृति की समरूपता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 प्रकृति की समरूपता। क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा आगमनात्मक तर्क में पूर्व कल्पित है। तो आगमनात्मक तर्क में पूर्व कल्पित है प्रकृति की समरूपता। 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वेन चित्र विधि के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन 1 यह तर्कों की वैधता के परीक्षण की एक विधि है। ऑप्शन 2 यह एक चित्र में न्याय वाक्य के दोनों आधार वाक्यों को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन 3 है इसमें निरपेक्ष न्याय वाक्य के मानक रूप के दो आधार वाक्यों के लिए परस्पर व्याप्त दो वृत्तों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 4 है इसका वर्गों के अलावा आधार वाक्यों को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 इसमें निरपेक्ष न्याय वाक्य के मानक रूप के दो आधार वाक्यों के लिए परस्पर व्याप्त दो वृत्तों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वेन चित्र विधि के संदर्भ में सही नहीं है। जो कथन है तीसरा कि वेन चित्र विधि के संदर्भ में सही नहीं है, ये तीसरा कथन है कि इसमें निरपेक्ष न्याय वाक्य के मानक रूप दो आधार वाक्यों के लिए परस्पर व्याप्त दो वृत्तों की आवश्यकता होती है। 36वां क्वेश्चन है, आईसीटी शब्द पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन 1 है आईसीटी प्रथमाक्षरी नाम है जिसका पूरा नाम इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी है। ऑप्शन 2 है आईसीटी के अंतर्गत वे परिणामी प्रावधिक सम्मिलित हैं जिसके अंतर्गत श्रव्य दृश्य दूरभाष और कंप्यूटर संगणक नेटवर्क एक साथ समान केबलिंग प्रणाली द्वारा संयोजित किए जाते हैं। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 केवल क्यू। इसकी जगह क्यों होगा। क्वेश्चन पूछा गया था कि आईसीटी शब्द पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। सो ऑप्शन 2 है आईसीटी के अंतर्गत वे परिणामी प्रावधिकी सम्मिलित हैं जिनके अंतर्गत श्रव्य दृश्य दूरभाष और कंप्यूटर संगणक नेटवर्क एक साथ समान केबलिंग प्रणाली द्वारा संयोजित किए जाते हैं। 37वां क्वेश्चन है, एक नए लैपटॉप का निर्माण किया गया है जिसका भार कम है और अधिक लघु है तथा अपने पूर्ववर्ती मॉडल्स की तुलना में कम बिजली का उपयोग
होता है। इसको बनाने में निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है? ऑप्शन है ऑप्शन 1 यूनिवर्सल सीरियल बस माउस, ऑप्शन 2 है फास्टर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन 3 है ब्लू रे ड्राइव, ऑप्शन 4 है सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। क्वेश्चन था कि एक नए लैपटॉप का निर्माण किया गया है जिसका भार कम है और अधिक लघु है तथा अपने पूर्ववर्ती मॉडल्स की तुलना में कम बिजली का उपयोग होता है। इसको बनाने में निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है? उस प्रौद्योगिकी का नाम है सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। 38वां क्वेश्चन है निम्नलिखित ईमेल फील्डर्स में से स्वामी को संदेश मिलने पर वह कौन से ईमेल पतों को जान सकेगा? अब आप किसी स्वामी को संदेश भेज रहे हो और स्वामी जो है वो संदेश रिसीव कर रहा है, तो वो कौन कौन से ईमेल पतों को जान सकेगा उसके बारे में पूरा फीड दिया हुआ है। सबसे पहले टू के लिए है ram@test.com, फिर CC raj@test.com, ravi@test.com, BCC है swami@test.com, rama@test.com। ऑप्शन 1 है ram@test.com, ऑप्शन 2 है ram@test.com, raj@test.com, ravi@test.com, ऑप्शन 3 है ram@test.com, ram@test.com, ऑप्शन 4 है ram@test.com, rama@test.com, raj@test.com। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 ram@test.com, raj@test.com, ravi@test.com। तो हमने स्वामी को संदेश मिलने पर, अब स्वामी को संदेश भेजा है, स्वामी को वो संदेश रिसीव हुआ है, तो स्वामी कौन कौन से ईमेल पतों को जान सकेगा? सबसे पहले जो स्वामी है वो ram@test.com को, raj@test.com को और ravi@test.com को जान सकेगा। I-2 और CC को जान सकेगा स्वामी। 39वां क्वेश्चन है भंडारण की निम्नलिखित इकाइयों का सही क्रम में रखें जिसमें पहले लघुतम इकाई से प्रारंभ करते हुए दीर्घतम इकाई की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए किलोबाइट, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी मेगाबाइट, ऑप्शन डी टेराबाइट, ऑप्शन ई गीगाबाइट, ऑप्शन ऑफ बिट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, सॉरी ऑप्शन दे देते हैं पहले। ऑप्शन 1 है FBACDE, ऑप्शन 2 है FBADEC, ऑप्शन 3 है FBACED, ऑप्शन 4 है FBADCE। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 क्रम है। सबसे पहले बीट के बाद बाइट, बाइट के बाद आएगा किलोबाइट, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद आएगा गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद टेराबाइट। 40वां क्वेश्चन है कंप्यूटर मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सही है अथवा है? पी है रोड ओनली मेमोरी ROM, सॉरी इसकी जगह रीड लिखा हुआ है रीड ओनली मेमोरी ROM वोलेटाइल मेमोरी है। क्यू है रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM वोलेटाइल मेमोरी है और आर दिया गया है सेकेंडरी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है। ऑप्शन 1 केवल P, ऑप्शन 2 केवल Q, ऑप्शन 3 केवल P और Q, ऑप्शन 4 है केवल P और R। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 केवल Q। आप Q के देख लेते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है, रैम की जो मेमोरी है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है। 41वां क्वेश्चन है ताप विद्युत संयंत्रों में उत्पादित फ्लाई ऐश एक पर्यावरण हितैषी संसाधन है जिसका किसमें उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सूक्ष्म पोषक के रूप में कृषि में, ऑप्शन बी बंजर भूमि के विकास में, ऑप्शन सी बांध और जल संरचनाओं में, ऑप्शन डी ईंट उद्योग में। अब कूट दिए गए हैं, चाहे उसमें से बताना है। ऑप्शन 1 है ए बी और डी, ऑप्शन 2 है बी सी और डी, ऑप्शन 3 है ए सी और डी, ऑप्शन 4 है ए बी सी और डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 ए बी सी और डी। क्वेश्चन था ताप विद्युत संयंत्रों में उत्पादित फ्लाई ऐश एक पर्यावरण हितैषी संसाधन है जिसमें किसका उपयोग किया जाता है? उपयुक्त चारों का ही उपयोग किया जाएगा
ऑप्शन ए था सूक्ष्म पोषक के रूप में कृषि में, इसमें भी। ऑप्शन बी है बंजर भूमि के विकास में, इसमें भी। ऑप्शन सी है बांध और जल धारण संरचनाओं में। ऑप्शन डी ईंट उद्योग में। उपयुक्त चारों में ही इसका उपयोग किया जाएगा। 42वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक विपदाओं के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका निश्चित प्रारंभ और अंत नहीं होता? ऑप्शन 1 भूकंप, ऑप्शन 2 भूस्खलन, ऑप्शन 3 प्रबंधन हरिकेन, ऑप्शन 4 सूखा। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सूखा। क्वेश्चन था प्राकृतिक विपदाओं के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका निश्चित प्रारंभ और अंत नहीं होता? तो सूखा जो है उसका निश्चित प्रारंभ भी नहीं होता और निश्चित अंत भी नहीं होता। 43वां क्वेश्चन है, अभिकथन ऑप्शन ए अंत वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। तर्क 2 आर, अतः पर्यावरण में वायु प्रदूषकों का विसर्जन अपेक्षाकृत सीमित होता है। ऑप्शन 1 है ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या है। ऑप्शन 2 है ए और आर दोनों सही है परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन 3 है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन 4 ए और आर दोनों असत्य हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या है। अभिकथन ए था अंत वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है, ए भी सही है, और आर था तर्क था अतः पर्यावरण में वायु प्रदूषकों का विसर्जन अपेक्षाकृत सीमित होता है। दोनों ही तर्क सही थे, सॉरी अभिकथन भी सही था और तर्क भी सही था, इसलिए ऑप्शन 1 ए और आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या है। 44वां क्वेश्चन है, भारत में कुल विद्युत उत्पादन में इनके योगदान के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा स्रोतों के सही क्रम की पहचान कीजिए। ताप विद्युत संयंत्र टीपीपी, विशाल जल विद्युत परियोजनाएं एलएचपी, परमाणु ऊर्जा एनई और नवीनीकरणीय ऊर्जा आरई, जिसमें सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जैव मात्रा और लघु विद्युत परियोजनाएं सम्मिलित हैं। ऑप्शन 1 है टीपीपी, आरई, एलएचपी, एनई। ऑप्शन 2 टीपीपी, एलएचपी, आरई, एनई। ऑप्शन 3 एलएचपी, टीपीपी, आरई, एनई। ऑप्शन 4 एलएचपी, टीपीपी, एनई, आरई। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 टीपीपी, आरई, एलएचपी, एनई। गाइस इसी के साथ आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।